गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का जो 2020 का नीट का जो पेपर हुआ है। और आपने सब लोगों ने फील किया होगा कि पेपर जो है वो कंपैरेटिवली पिछले साल के भी इस बार जो रहा वो इजी रहा था। अगर मैं कंप्लीट केमिस्ट्री की बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि 60% पेपर इजी था, 30% पेपर मॉडरेट था और 10% कंपैरेटिवली हार्ड था। इस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं पूरे केमिस्ट्री के पेपर को। और केमिस्ट्री के भी अंदर जो तीनों पार्ट हैं उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर वेटेज की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इस बार रहा था केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का पोर्शन। इनऑर्गेनिक का पोर्शन की अगर बात करें तो अराउंड 40% रहा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 33% फिजिकल केमिस्ट्री रहा और रिमेनिंग पोर्शन था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। कंपेरेटिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार कम आया है। ये एनालिसिस है तीनों सब सब्जेक्ट्स का केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पेपर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको। मैचिंग से एक क्वेश्चन दिया गया था और उसके अंदर ऑक्साइड्स के डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए गए थे और उनका नेचर पूछा था। और देखने से क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपको पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड किस नेचर का है, बेरियम ऑक्साइड किस नेचर का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड किस नेचर के हैं। बेरियम ऑक्साइड एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेरियम ऑक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, बेरियम का ऑक्साइड है जो हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है। अपने को पता है बेरियम ऑक्साइड बेसिक। एक मैचिंग ये आप 4 ऑप्शन देखते, 4 ऑप्शन देखने से 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो जाते जिसमें कि बी फर्स्ट से मैच नहीं हो रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल से अगर मैच करेंगे तो ये 2 अगर मैचिंग आती तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता और आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते थे। हालांकि आप सारे भी कर सकते हैं इसके अंदर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। और बचा हुआ क्लोरीन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक। और वैसे भी मैंने ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ाया आपको, लेफ्ट टू राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इस तरीके से आपको ये मैचिंग सोल्व करना था। आया समझे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखा है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नाउ सिग्नल। नाउ सिग्नल के लिए पोटेशियम इज द मेटल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। ये याद रखेंगे। हालांकि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री पोर्शन क्या है अंदर आया है तो अपन कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर आपको आंसर करना था पोटेशियम। ये 4 ऑप्शन दिए थे आपको, आयरन दिया था, कॉपर दिया था, कैल्शियम दिया था और पोटेशियम को टिक करके निकलना था। क्लियर। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया था फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिकल पोर्शन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन से दिया गया था। क्वेश्चन दिया था, द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। आपको कैल्शियम क्लोराइड से कितना कैल्शियम प्रोड्यूस होगा, 20 ग्राम कैल्शियम से कितना कैल्शियम प्रोड्यूस होगा, कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा फॉर टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे थे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूछा है द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड। फेराडे पूछा है, कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा। मैं कहता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना फेराडे कैरी करते हैं, चार्ज 1 फेराडे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं। आपको 20 ग्राम के लिए पूछा है, 20 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम। आपको कैल्शियम 20 ग्राम के लिए है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 40। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है और उसका वेट दिया गया है, आप उसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर मोल कितना हुआ, मोल ऑफ कैल्शियम कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 40 मतलब 0.5 मोल। कहने का मतलब 0.5 मोल कैल्शियम जनरेट करने के लिए आपको कितना नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड है।
मैं कहता हूं अगर ये कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम 2+ और 2Cl- के अंदर टूटता है, तो ये कैल्शियम 2+ अगर कैल्शियम में प्रोड्यूस भी होगा तो अपने को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको? 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब मैं अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तब ये 1 मोल कैल्शियम रिलीज होगा। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूं इसको तो मैं ये कहूं आपको कि 0.5 मोल कैल्शियम मुझे प्रोड्यूस करवाना है, तो मुझे कितना फैराडे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? कितना फैराडे देना पड़ेगा? 1 फैराडे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे 0.5 मोल कैल्शियम को ही प्रोड्यूस करना है। 0.5 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए मैं अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो मुझे 1 फैराडे मिलता है। मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके 1 फैराडे 1 कैल्शियम को करता हूं तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? 1। तो कहने का मतलब मैं अगर 20 ग्राम कैल्शियम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए मुझे कितना फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी? 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैं 1 मोल के लिए अगर इस इक्वेशन को देखूं, कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं डिकम्पोज करूं तो मुझे 1 मोल कैल्शियम 2 आयन मिलता है और 2 मोल क्लोराइड आयन मिलता है। 1 मोल कैल्शियम आयन के लिए मुझे कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। मुझे दिया कितना गया है कैल्शियम? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कैल्शियम के लिए मुझे कितना फैराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराडे लगता है? 1 फैराडे। तो क्वेश्चन हैज बीन सोल्व्ड। 1 फैराडे आपको सोल्व करना था। आप बोलेंगे कि सर 2 फैराडे क्यों नहीं करेंगे? 2 मोल ले रहे हैं तो 2 फैराडे चार्ज जनरेट जाना चाहिए, कैरी करना चाहिए। 2 फैराडे करते जब 1 मोल के लिए, अपने को पूछा कितना है? 0.5 मोल के लिए 20 ग्राम के लिए, इसलिए आपको 1 फैराडे आंसर टिक करना था। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन से वुड्स रिएक्शन हमेशा क्या करती हैं? एल्किल हैलाइड से एल्केन्स बनाते हैं, और एल्किल हैलाइड से एल्केन्स बनाने का वुड्स रिएक्शन अच्छा मेथड है, लेकिन उस एल्किल हैलाइड के अंदर इवन नंबर में कार्बन होने चाहिए। अगर ऑड नंबर के अंदर कार्बन है दैट इज नॉट ए गुड मेथड। क्यों अच्छा मेथड नहीं है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऑड नंबर के अंदर सपोज CH3 CH2 CH2X ये है, ये इवन नंबर के एल्किल हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये जो ही सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी तो कर सकता है, ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी कर सकता है। ये आपस में करे जरूरी थोड़ी है, खुद के साथ भी तो कर सकते हैं। और जब खुद के साथ कर सकते हैं तो किस तरीके के कंपाउंड, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये इवन नंबर के हैं, मतलब कहने का है क्लोरोप्रोपेन से रिएक्शन करवा के हेक्सेन बन सकता है। इसके अंदर डाइमिथाइल ब्यूटाइल की रिएक्शन, डाइमिथाइल ब्यूटाइल का मतलब हाफ उसको तोड़ दीजिए, हाफ रिएक्शन करवा के वुड्स रिएक्शन हो सकता है एन हेप्टेन और एन ब्यूटेन। तो एन हेप्टेन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये खाली वुड्स रिएक्शन से अच्छा यील्ड नहीं दे सकता, एन हेप्टेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एन हेप्टेन कब बनेगा? जब एक कार्बन 3 कार्बन का एल्किल हैलाइड लेंगे, एक 4 कार्बन का एल्किल हैलाइड लेंगे, 3 कार्बन का 3 कार्बन वाले के साथ भी जुड़ सकता है, 4 कार्बन का 4 कार्बन, मल्टीपल प्रोडक्ट मिलता है। आया बात समझे? तो इसीलिए स्टेटमेंट दिया जाता है हाइड्रोकार्बन पढ़ाते टाइम कि वुड्स रिएक्शन हमेशा इवन नंबर कंटेनिंग एल्किल हैलाइड के लिए ही अच्छा है, ऑड नंबर कंटेनिंग एल्किल हैलाइड के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे तो देखिए स्टूडेंट्स, अगेन एक सॉल्यूशन से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF आपको दिया गया है फॉर बेंजीन 5.12 किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दिया गया है 0.078 कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन, और आपको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है TF
इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी। और के एफ का वैल्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपको के एफ का वैल्यू दिया गया है 5.12 और मोललिटी आपको कितना दिया गया है 0.078। इसको जो सोल्व करेंगे वो जो आंसर आएगा वो आपको टिक करना था। कितना आएगा, इनको जब कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.399 इतने के अराउंड आएगा। इसको मल्टीपल में एक ऑप्शन आपके पास था 0.40, ये टिक करना था 0.40, ये टिक करना था। कैसे निकाला 0.40? क्योंकि फॉर्मूला होता है टी एफ इजकल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम। एम इज द मोलरिटी, के एफ इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ऐसे इसी तरीके से देखिए एक और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिया गया है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन फ्रॉम 2 फॉर्म पेंट 2 इन। अगर इस क्वेश्चन से बात की जाए तो देखिए कैसे एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है वो देखेंगे। ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर मैंने दिया है और बोल रहा है एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन। इससे बनता है पेंट 2 इन। एक इससे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कोई भी करवाए तो 2 तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। ये इधर से भी एलिमिनेशन हो सकता है और ये इधर से भी एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा है पेंट 2 इन बनता है। कहने का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इसके ऊपर अपने को कंसर्न करना है कि ये मेजर प्रोडक्ट ये है अपना, और दूसरा प्रोडक्ट जो अपन सोचते हैं वो ये भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो इन चारों में से कौन कौन सी चीजें करेक्ट है? क्या है बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है? बिल्कुल बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, क्योंकि जब भी कभी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रक्ट करेगा, प्रोटॉन इससे अब्स्ट्रक्ट करेगा, प्रोटॉन इनसे क्यों नहीं कर सकता? आपको मैं हमेशा बताया है कि जब भी कभी बेस उस कार्बन से प्रोटॉन अब्स्ट्रक्ट करता है जिसके अगले कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप हो तो वो उसको आराम से किक आउट कर दे। वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करके डीलोकलाइज्ड होगा, इस बार को बाहर फेंकेगा। ये क्या है? एक तरीके से बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन ये ठीक है ऑप्शन। फॉलो जेडजेव रूल। जेडजेव रूल क्या होता है? सेडजेव रूल को ही बोलते हैं। सेडजेव रूल, सेडजेव प्रोडक्ट, और मैं बोल दूं जेडजेव रूल, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। मतलब किसको बोलते हैं सेडजेव प्रोडक्ट? जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मिलता है। ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, लेकिन ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और इसी के ऊपर अपने को कंसंट्रेट करने के लिए बोला है। तो सेडजेव प्रोडक्ट, जेडजेव रूल भी है या सेडजेव प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। इसी तरीके से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल फॉर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यस, हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी निकलता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनसे H2O बाहर निकलता है, इसमें H2O नहीं निकल रहा। आया बात समझ में? इसलिए आपको ये 3 ऑप्शन टिक करने थे। उसमें ये ऑप्शन ये नहीं थे, नीचे बना के दिया हुआ था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है या ऑल करेक्ट है। ऐसे 4 ऑप्शन अलग अलग दिए थे, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। आ गया? ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन आया है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पूछा है। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सर को हमेशा बोलते हैं सिंथेसिस गैस। ये आपको याद रखना है, याद रखने वाला है। इसका आपको मैच करना था सिंथेसिस गैस से।
ऐसा अगर मैचिंग 1 मिलता तो 1 या 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाते। उसके बाद दिया है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? द मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है। द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हमेशा टेम्पररी हार्डनेस उसकी वजह से होती है, तो ये इससे टिक करना था। B2H6 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसे? देखिए BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसीलिए वो डाइमर बनाता है, और डाइमर बना के भी वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर पाता। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो B2H6 इज द एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और H2O2 हाइड्रोजन वाले चैप्टर के अंदर क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि H2O2 कभी भी प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता है। ये दिखता है ऐसे जैसे प्लेनर है, लेकिन वो प्लेनर नहीं होता। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? एक तो ऐसा और एक ऐसा, लेकिन ये जैसे बोर्ड के ऊपर प्लेन में दिख रहे हैं ऐसे प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। ओपन बुक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो इसका मैचिंग इससे करवाना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से देखिए एक और मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है फिजिकल केमिस्ट्री से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? अब एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, और मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको उसका अगर मास दिया है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, उसके मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से जब डिवाइड कर देते हैं तो आपको मोल निकल जाता है। अगर इस सिल्वर का 1 ग्राम मास दिया और पेपर के अंदर इनके मोलर मास भी आपको दिए हुए हैं, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है Ag का 108, तो मैं कह रहा हूं 1 ग्राम को 108 से डिवाइड कर दें तो अपने को क्या निकल जाएगा? मोल। इसका मोल किसका? Ag का मोल निकल जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम के 1 को उसके अंदर एटॉमिक मास दिया 24, तो इसके 24 को करूंगा तो मैग्नीशियम के मोल निकल जाएगा। ऑक्सीजन का मोल कितना निकलेगा? 1 को डिवाइड करूंगा। अब देखिए ऑक्सीजन O2 दे रखा है, ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 और O2 का कितना हो गया? 32, तो 32 O2 मोल हो गए। इसी तरीके से देखिए लिथियम का एटॉमिक मास दे रखा है 7, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 ये आ गए अपने को मोल, लिथियम का मोल आ गया। और जब मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एटम आएंगे, ये मॉलिक्यूल आएंगे, ये एटम आएंगे, ये एटम आएंगे। लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल आएगा तो उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं 1/32 इंटू Na इंटू 2 ये कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसके अंदर इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसके अंदर Na एवोगैड्रो नंबर मतलब Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये। तो अब क्या होगा, जब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एटम निकल के आ गए। सबसे ज्यादा बड़ा जो नंबर होगा वही क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स। तो चारों को सोल्व कर लीजिए। यू विल फाइंड दैट इन केस ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिथियम यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे। तो देखिए 2 क्वेश्चन और लिखे मैंने जो पेपर के अंदर आए हैं आपके। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 2.0 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कितना टाइम रिक्वायर होगा अगर आपको रिएक्टेंट इतना दे रखा है और वो इतना ही बचे। तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम निकालने का, T = 2.303 रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट log A - x, ये फॉर्मूला है। A क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या होता है? लेफ्ट। एक तरीके से यही बोल सकता हूं इनिशियल मास या कंसंट्रेशन, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करना था आपको 2.303। रेट कांस्टेंट कितना दिया गया है आपको? 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम, तो 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10⁻³ log A कितना दिया गया है? 2 ग्राम। 2 × 10⁻³ 4.606 into 10
और बचा कितना है 0.2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। a माइनस एक्स को मैंने ये लिख दिया 0.2। मैं x कितना लिखता, अगर x होता तो मेरा कितना खत्म हो गया है 0.8, तो मेरे को 0.8 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना 1.8। अगर खत्म हुआ तभी तो इसको 0.8 नहीं 1.8 खत्म हो गया, मतलब 0.2 बचा, तो a माइनस एक्स को मैंने 0.2 लिख दिया 0.2। अब इसको देखिए, ये तो आ गया log 10, 2.303 डिवाइडेड बाई 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा +3 में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन करके आपके पास आएगा 500 सेकेंड के अराउंड आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कैलकुलेशन करना, इस फॉर्मूले में पुट करना, आप जब पुट करेंगे log 10 आ जाएगा। log 10 कैसे आया, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 0.2 किया, तो मैंने पॉइंट हटा के ऊपर 20 कर दिया, इसको काट दिया, तो मेरे पास log 10 का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होता है 1, 2.303। इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। इसको कहने का मतलब 2303 डिवाइडेड बाई 4.606 अराउंड कितना आ जाएगा 500, और जो भी आएगा वो किस में आएगा सेकंड इनवर्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इसका टाइम का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम किस में होता है सेकंड के अंदर, ऑफ कोर्स। तो ये क्या आ जाएगा 500 आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे डिफरेंट। तो देखिए, एक दिया गया था साइनाइड C2O4 2- SCN और F-, ये दिए गए थे। तो इसको तो अपने को क्या करना है, ये तो कभी कर ही नहीं सकते, फील्ड स्ट्रेंथ साइनाइड की कम थोड़ी होती है, ये तो देखते ही आपको एलिमिनेट कर देना था। अब 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर थायोसाइनेट का सबसे कम है, लेकिन थायोसाइनेट का हैलोजन के आयोडीन और ब्रोमीन का सब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनका स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, न कि थायोसाइनेट का कम होता है, किसकी बजाय फ्लोरीन की बजाय और क्लोरीन की बजाय, लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन की बजाय उसका कम नहीं होता। तो अपने को क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ बताना है। लिगेंड की स्ट्रेंथ बताएंगे तो एक ऐसा ऑप्शन दिया गया था जिसके अंदर आपको दिया गया है कि फ्लोरीन की कम, थायोसाइनेट की ज्यादा। देखिए ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, मैं चारों ऑप्शन ही लिखता हूं। जो ऑप्शन मेंशन किए गए हैं वो हैं ये 4 ऑप्शन दिए गए। मैं कह रहा हूं हेलोजन के आयोडीन और ब्रोमीन का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम स्ट्रेंथ होता है और सबसे ज्यादा होता है साइनाइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन फ्लोरीन भी हेलोजन में ही आता है, क्लोरीन और फ्लोरीन, लेकिन उनसे पहले वीक जो होता है वो थायोसाइनेट होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन अगर देखें तो देखिए थायोसाइनेट में कम ये भी है, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्जेलेटो की बजाय। ऑक्जेलेटो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर ये ऑप्शन तो 2 वैसे ही काट देने थे, इसके अंदर फ्लोरीन को कम दे रखा है और साइनाइड को कम दे रखा है। इन दोनों में कंफ्यूजन आता और इनमें भी ये देख के आप आराम से क्या करते, ए टिक करते। तो आंसर क्या आएगा, ये ऐसे टिक करना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया गया है, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस इन ए सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। 7 ग्राम दिया गया है नाइट्रोजन और 8 ग्राम दिया गया है आर्गन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेज इन 27 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज।
राउल्ट लॉ से सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन दिया था। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ बोलता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन का और उसके टोटल आपको प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन होता है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ गैस will multiplied by the partial pressure of the mole fraction of the gas will equal to the partial pressure of the gas। तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब आपको अगर मैं पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, ये है। लेकिन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि मोल फ्रैक्शन आप दोनों गैसों का मोल निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का 7 ग्राम दे रखा है और हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मास दे देता है तो आप उसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखा है। तो 7 ग्राम का मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का कितना हो गया, 1428, मतलब ये आ गया इस N2 का मोल, और इसका कितना आ गया आर्गन, और आर्गन का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 40। तो 40 का कितना हो जाएगा 840, इसका मोलिकुलर, इसका आ जाएगा मोल इतना मोल, इसका आ जाएगा इतना मोल, दोनों का मोल। जबकि मोल फ्रैक्शन निकलता कैसे है, जिस भी किसी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन XN2, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस का अपने को निकालना है। तो 7/28 डिवाइडेड बाय 7/28 प्लस 8/40, ये आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये मैंने यहाँ रखा, मेरे को प्रेशर ऑफ द गैस दे रखा है 27 बार, इसके अंदर वैल्यू रख के आपको प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालना था नाइट्रोजन का। तो क्या आ जाएगा 7/28 डिवाइडेड बाय 7/28 प्लस 8/40, और दिया गया था 27 बार। इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका कैलकुलेशन करने से आपके पास आया होगा 15 बार के अराउंड। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस का जो कैलकुलेशन किया तो उसका 15 बार के अराउंड आएगा, और जो बचा हुआ प्रेशर था वो किसका था, ऑर्गन का। मतलब कहने का आर्गन का कितना आया 12, 15 किसका आया, नाइट्रोजन का। आप बोलेंगे कैसे निकाला, क्योंकि फॉर्मूला मुझे दिया गया है, राउल्ट लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होता है। ऐसे है बात, सुने, ये टिक करना था। इसी तरीके से इसके अंदर देखिए, मेजरिंग द जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल फॉर द डिटरमिनिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब अपन कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो उसके अंदर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट होता है। सपोज मैं एक कंपाउंड देता हूं AgI, एक आयनिक कंपाउंड है। अब जेटा पोटेंशियल क्या होता है कि इस कंपाउंड के अंदर मैं कोई अगर और कंपाउंड डिसोल्व करता हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कोई और कंपाउंड डिसोल्व करता हूं, तो एग्जाम्पल लिया मैंने सिल्वर फ्लोराइड डिसोल्व कर रहा हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन है मेरे पास सिल्वर आयोडाइड, उसके अंदर डिसोल्व कर रहा हूं सिल्वर फ्लोराइड। तो जो कॉमन आयन होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, और जो अलग अलग आयन होते हैं वो लेयर के रूप में बना लेते हैं। एक लेयर आयोडाइड आयन की होगी, सपोज इस सिल्वर के अंदर ये सिल्वर है, इसके बाहर आयोडाइड आयन की लेयर है। इसी तरीके से सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, तो सिल्वर तो यही है तो इसका भी सिल्वर यही, और फ्लोराइड की यहां लेयर होगी। तो इन दोनों लेयर के बीच में फ्लोराइड आयन की एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल, और जेटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये आपको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। आया बात समझ में? तो 4 ऑप्शन आपको दिए थे क्वेश्चन के अंदर। पहला ऑप्शन दिया था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोल्यूबिलिटी,
स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल और साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। पूछा था मेजरिंग ऑफ द जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ विच प्रॉपर्टी। जेटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा आप कोलाइडल सॉल्यूशन की या कोलाइडल कंपाउंड की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी पे फर्क करता है, ना ही वो विस्कोसिटी पे फर्क करता है, ना ही वो सोलिबिलिटी पे फर्क करता है, ना ही वो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पे करता है। जस्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जिसको जेटा पोटेंशियल के बारे में पता था कि इसका कम होने से और ज्यादा होने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो जस्ट टिक कर देता। आया बात सुने? ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पूछा है और आपको मैं बता देता हूँ सुक्रोज कैसे बनता है। सुक्रोज जब भी बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी सुक्रोज से मिलके बनता है, बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलके बनता है। तो आपको ऐसा ऑप्शन टिक करना था, 4 ऑप्शन उसके अंदर दिए गए थे डिफरेंट कि बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। इस तरीके से 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे थे और आपको ऑप्शन टिक करना था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बनता है। कहने का मतलब सुक्रोज को जब डिकम्पोज किया जाता है तो ये 2 यूनिट देते हैं। सुक्रोज की स्ट्रक्चर क्या होती है आपको पता ही होगा, ये एक डाइसैकेराइड होता है, ये होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो H और OH, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा तो सिंपल सा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, कौन से 2 मोनोमर यूनिट से बनेगा। तो मोनोमर यूनिट क्या होंगी, ये जो होगा देखिए ग्लूकोज के जो नीचे की साइड जो OH होता है, जिस यूनिट के अंदर OH होता है उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और ये नीचे की साइड ही तो है। आया बात सुने, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2OH होता है, ऐसे होता है, ठीक है ऐसे। और इसी तरीके से इसमें देखिए फाइंड आउट द सोलिबिलिटी, उसके अंदर आप टिक क्या करते कि जिसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलेगा, ऐसा आंसर आपको टिक करना था। आगे देखिए इसके अंदर फाइंड आउट द सोलिबिलिटी ऑफ द NiOH का होल स्क्वायर इन 0.1 मोलर ऑफ NaOH गिवन द आयनिक प्रोडक्ट इन NiOH। देखिए अगर अपन NiOH का डिसोसिएट करें तो निकल 2+ आयन देता है और 2OH आयन माइनस देता है, ये देगा। लेकिन आपको NaOH का मोलरिटी भी दे रखा है, मतलब जो OH आयन है वो किस किस से मिलता है, एक तो निकल हाइड्रोक्साइड से मिलता है और NaOH से मिलता है। NaOH जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या देता है, Na+ और OH माइनस। कहने का मतलब निकल हाइड्रोक्साइड भी OH ये देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी OH आयन देता है। इसकी अगर सोलिबिलिटी माने SS और इसकी क्या मानूंगा मैं 2S, इसकी अगर ये 2S है, इसका भी कंसंट्रेशन अपने को दे रखा है, कितना कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, तो इसका अगर मैं 0.1 मोलर मानूं ये कंसंट्रेशन है। कहने का मतलब जब भी कभी आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं KSP तो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। NaOH का ही मैं क्यों लेता हूं, क्योंकि मेजर अपना जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, ये है। आया बात समझ में, जब ये मेरे को है आयनिक प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, निकल की कंसंट्रेशन का आयनिक प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2.2 × 10⁻⁻15, तो मैं क्या निकाल लूंगा KSP = 0.1। अब देखिए इसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि अपने को ये
2 के अंदर है, जब मैं इसको करूँगा तो पावर के अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई इसका निकल का सोलिबिलिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा। और ये अपने को दे के रखा है, ये कितना दे रखा है, आयनिक प्रोडक्ट की सोलिबिलिटी कितनी दे रखी है, 2.2 इंटू 10⁻⁻15 ये। तो जब सोलिबिलिटी निकल की कंसंट्रेशन की निकालेंगे तो निकल की कंसंट्रेशन S इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। कहने का मतलब अपन क्वेश्चन कैसे किया मैं बता देता हूं आपको। फाइंड आउट द सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, निकल प्लस निकल हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी देखना है इन NaOH के 0.1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। आपको दिया गया है कि आयनिक प्रोडक्ट की एन निकल हाइड्रोक्साइड की इतना KSP बोलते हैं सोलिबिलिटी, प्रोडक्ट आपको दिया गया है इतना है, KSP 2.2 इंटू 10⁻15। कहने का मतलब निकल हाइड्रोक्साइड जब निकल 2+ देता है, कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन निकल हाइड्रोक्साइड से भी मिलता है और NaOH से भी मिलता है, कॉमन आयन इफेक्ट है एक तरीके से, इससे भी OH मिलेगा और इससे भी OH मिलेगा, दोनों से OH मिलेगा। अब OH कितना मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन मुझे कितनी दे रखी है, 0.1। तो मैंने 0.1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेता हूं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2OH किया तो इसका स्क्वायर ऊपर, इसको जब आगे मोलिकुलरिटी आती है तो वो पावर के रूप में लिखते हैं। और कंसंट्रेशन, निकल का कंसंट्रेशन कितना माना मैंने, सोलिबिलिटी S। तो ये क्या आ जाएगा, ये जब सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 2 इंटू 10⁻⁻13 के अराउंड आएगा शायद, चेक कर लेना ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा अगर ऑप्शन है आपके पास तो वो क्वेश्चन आपको टिक करना था। आया 2 इंटू 10⁻⁻13 m मोलर सॉल्यूशन निकल का हो जाएगा, ये टिक करना था। देखिए आपको पूछा, एक मिक्सर दिया गया है कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आपको पता है कि जब भी कभी नॉन पोलर का मिक्सर होता है वो हमेशा कोई डेविएशन शो नहीं करता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो इकट्ठ हो रहे थे, बेंजीन और टोलुइन और क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। ये तो टिक ही नहीं करना आपको, इनके अंदर तो कोई डेविएशन नहीं है। अगर इनके अंदर बात करें तो जिसको मिलाने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, पहले की बजाय खुद के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको मिलाने के बाद जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है वो तो होता है नेगेटिव डेविएशन। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉन्डिंग वीक होती है तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए एसीटोन C डबल बॉन्ड OCH3CH3 और इथेनॉल CH3CH2OH ये है। और एक आपको दे रखा है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और दे रखा है क्लोरोइथेन। तो देखिए इसकी इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या कोई बॉन्डिंग होगी, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ओनली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। और जबकि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पॉजिटिव डेविएशन पूछा था। पॉजिटिव डेविएशन अगर पूछा है तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन किसके अंदर होगा। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन किसके अंदर शो करेगा, इथेनॉल और एसीटोन के अंदर। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होता है और वीकर बॉन्डिंग के अंदर नेगेटिव डेविएशन होता है। तो वीकर बॉन्डिंग के अंदर नेगेटिव डेविएशन और इन दो के अंदर तो कोई डेविएशन नहीं होगा। आपको क्या टिक करना था, इथेनॉल एंड एसीटोन। इसी तरीके से पूछा था आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। आपको सोल्व करना था एमओटी के बेस पे, एमओटी के बेस पे। और जब एमओटी के बेस पे देखते हैं तो हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब हीलियम 2+। कैसे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकालते हैं तो क्या देखते हैं, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे आता है। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग के अंदर कितना होता है, हीलियम के अंदर 4 और एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितना होता है 4। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट क्या आएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और जब 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो हीलियम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है।
ऐसे। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बता दिया है। इसके अंदर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके अंदर अच्छे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके अंदर हीलियम। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये पास्ट ईयर्स में भी आए हैं। नॉट करेक्ट ज्यादा पूछता है, इनकरेक्ट। तो देखिए ये चीज है Cr2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। बात समझ आता है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जब भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ज़्यादा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। इसी तरीके से ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो वॉइड होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के एक ट्रांजिशन मेटल्स दूसरे ट्रांजिशन मेटल्स, इनके अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन कार्बन इनके बीच में पैक हो जाते हैं, गैप होते हैं। लेकिन एक ऑप्शन दे के रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन CrO42- एंड Cr2O72- आर नॉट द सेम। जबकि ये सबको पता है ये क्या है, इसके अंदर सेम है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्रोमियम की? +6। इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? Cr2+O7 +6। इसके अंदर +6, इसके अंदर +6। अब आपको पूछा है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। ये स्टेटमेंट क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो ठीक है। आर नॉट सेम, तो ये तो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये टिक करना था आपको, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तो +6 है, इसकी +6 है, बाकी 3 ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ज्यादा शो करता है। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का एग्जांपल है। ट्रांजिशन मेटल्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। हाइड्राइड्स अलग अलग तरीके के होते हैं ना, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ऐसे। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड्स। आपको बेसिक एमिनो एसिड्स बताना है, तो ये तो डायरेक्ट अगर आपको इनका स्ट्रक्चर पता हो और जिसके अंदर NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक एमिनो एसिड्स था। देखिए लाइसिन इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। सेरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेरिन का स्ट्रक्चर NH2CH2OH इस तरीके से होता है। ये न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल थे सारे के सारे। एलानिन क्या होता है? इसकी जगह क्या होता है? CH3। टायरोसिन में क्या होता है? ये। लेकिन लाइसिन के अंदर क्या होता था? 4 CH2 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 CH3। ये होता है। इसके अंदर मतलब 2 NH2, यहाँ पे CH2 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 NH2 ये जुड़ता है। लाइसिन आपको एग्जांपल टिक करना था। इसी तरीके से आपको बॉडी सेंटर्ड BCC स्ट्रक्चर के अंदर आपको पूछा है कि द एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो बॉडी सेंटर्ड एटॉमिक रेडियस का एग्जांपल क्या होता है? तो BCC के लिए अपन 4BCC के लिए अपन क्या लिखते हैं? √3a = 4r ये लिखते हैं। और FCC के लिए क्या लिखते हैं? 4BCC। और FCC के लिए क्या लिखते हैं? अगर पूछता तो √2a/4r। अपने को ये है। और a क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ अपने को कितना दे रखा है? 288। तो इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? √3 288 4r। r बराबर क्या हो जाएगा? आपको रेडियस पूछा है, √3 × 288 डिवाइडेड बाई 4 ये आएगा। कौन सा आंसर करना? ठीक ऐसा, इस तरीके से। देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं, ये पहले वो जो एक क्वेश्चन था सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, तो वो उसको इसी से हिंट मिल जाता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। बस ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मिलता है उसके अंदर पूछा था ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। इसके अंदर पूछा है कि अगर हाइड्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट बनता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैसे दिया गया है? इतने टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू ऑफ डेल्टा G निकालना है। एट
सेम टेम्परेचर विल बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या दिया गया है, ये आर टेम्परेचर दिया गया है, टी आर अपने को पता है कांस्टेंट होता है और के अपने को पता है, सीधा फॉर्मूले में पुट करना था। और जो ही फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन और एल एन यो का यो पुट कर रखा है और के का वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 10⁻13 ये। तो इसको करके कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन आएगा ये सोल्व करना था आपको। ऐसा का ऐसा ये लिखना था, ऑप्शन में शायद ऐसा डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन टिक करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, सोचना ही नहीं था। इसी तरीके से दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर, इसके अंदर क्या आ जाता है आपको सिस आइसोप्रीन, ये आएगा आंसर। क्यों ये आएगा, आइसोप्रीन होता है देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या करता है सिस फॉर्म बना लेता है, ये छटा दीजिए CH3 CH2 ये तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है सिस आइसोप्रीन। और ये एग्जाम्पल किसका है, नेचुरल रबर का, ऐसे, ठीक है, डन। देखिए ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो आपको दिखा होगा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन होता है, इसको 1,4 पॉली आइसोप्रीन क्यों बोलते हैं, 1,2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसको ऑप्शन के अंदर भी लिखा है कि 1,4, अगर 1,4 बोलेंगे तो इसके अंदर आइसोप्रीन के अंदर देखिए इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, तो ये अगर जब पॉलीमर फॉर्म में बनाता है तो ये क्या करता है, ये वापस अब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होगा, एक दूसरे के 1,4 पोजीशन पे होगा। तो इस तरीके से आपको टिक करना था, क्लियर। सिस आइसोप्रीन is the example for natural rubber। ये देखिए a tertiary carbocation is the more stable than secondary butyl carbocation because which of the following plus minus I effect of CH3। tertiary butyl carbocation क्या होता है, ये होता है, और secondary butyl क्या होता है, ये होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होता है कौन सी चीज के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। -R ये ऑप्शन और ये तो काट ही देने चाहिए थे, और ये भी +R थोड़ी होता है इसका तो +I होता है, लेकिन +I ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द आंसर। इसी तरीके से ए इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी और कोलिजन एनर्जी। हमेशा जब भी कभी किसी भी मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उसके अंदर एटम्स के बीच में क्या होते हैं, कोलिजन होते हैं, कोलिजन इफेक्ट करता है कोलिजन एनर्जी। देखिए वापस से इनकरेक्ट का क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, नॉट करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बोल रहा है इट फॉर्म्स द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो करेक्ट है कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी इन द ब्लड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो आपको नॉट करेक्ट पूछा है। जबकि ये क्या है, ये क्या है,
ये नोट करेक्ट है कि द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज द लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमेशा लेस स्टेबल होता है, उल्टा लिखा हुआ है। तो आपको नोट करेक्ट के अंदर क्या टिक करना था, यही आंसर टिक करना था। थर्ड विल बी द आंसर। जो आंसर दिया गया है अलग अलग कोड के अंदर अलग अलग हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रैकेट बंद इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये टिक करना था। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और करेक्ट नहीं है वही पूछा था। आया समझ में? ऐसे आगे देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। एनिसोल होता क्या है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। अगर इसका रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे तो देखिए ये या तो यहाँ से टूटेगा या यहाँ से। जब HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बनाएगा? OCH3H प्लस। अब ये I अटैक करेगा, I या तो इसके ऊपर अटैक करेगा या इसके ऊपर अटैक करेगा। कहाँ करे? तो ये बॉन्ड तो देखिए टूट ही नहीं सकता, ये बॉन्ड टूट के कभी ऐसे थोड़ी बनाएगा। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, और CH3OH ये तो ये नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा? इधर से रिएक्शन करेगा और बनाएगा फिनॉल। ये मैंने एज इट इज आपको बता रखा है, CH3I। ये आंसर टिक करना था। फिनॉल बनता है और आयोडोमीथेन बनता है, या CH3I बोलो ऐसा। देखिए which of the following amine will not give the carbyl amine will give the carbyl amine test। आपको ये पूछा है कौन सी एमिन कार्बिल एमिन टेस्ट देगी। हमेशा प्राइमरी एमिन कार्बिल एमिन टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देते। आपको एमिन टिक करना था, सोचना ही नहीं था कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ऐसे क्वेश्चन देखिए ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना था। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था। इसके अंदर ये कौन से कंपाउंड का नाम है? अनइयम 101, अल-नील ट्राइम 103, अल-नील हेक्सियम 106, अन-ईएम 111। तो इनके नाम क्या है? इसको मेंडेलियम बोलते हैं, लॉरेंशियम 103 को बोलते हैं, ये शिबोर्गियम बोलते हैं, लेकिन 111 को ड्रमेस्टेडियम नहीं बोलते। तो आपको ऐसा ऑप्शन टिक करना था कि जो डी है वो फोर्थ से मैच नहीं करता है। ये आंसर टिक करना था, डी वाला, इनकरेक्ट मैच। ये करेक्ट मैच नहीं है। आया? देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। तो H2SO4 के जो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन SO4 माइनस का होगा या H2O से O2 या ऑक्साइड का होगा। तो हमेशा देखिए जब भी ऑक्सीडेशन इन दोनों में होता है तो पहले ऑक्सीजन का होता है। आया बात समझे? ऑक्सीजन का जो सीरीज होता है ECS, आप देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उससे देखने से पता लगेगा ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है देन सल्फेट से। आया बात समझे? तो आपको टिक करना था कौन सी गैस रिलीज होती है? O2। और ऑक्साइड को जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसी तरीके से देखिए एन एल्किन ऑफ ओजोनोलिसिस गिव्स द मिथेनॉल एज ए वन प्रोडक्ट। आपको चारों एल्किन को तोड़ना था, और मिथेनॉल किस में बनेगा? खाली ये एक एल्किन है जिससे मिथेनॉल देगा, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ये CH2C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसके अंदर एक क्या बनेगा? मिथेनॉल, एक कार्बन का एल्डिहाइड, ये आएगा। ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल नहीं है, ठीक है? ऐसा देखिए क्वेश्चन दिया गया है द रिएक्शन बिटवीन द एसीटोन एंड ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या दिया गया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विल गिव। तो देखिए एसीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, किस इसके ऊपर मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आ जाएगा? CH3CO माइनस CH3CH3, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? MgCl। और फाइनली आपको क्या दिया गया? हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस देंगे तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ?
H और साथ में क्या निकाल देता हूँ MgClOH। तो मुझे ये आंसर टिक करना था। ट्रिसरी अल्कोहल बनाता है, ट्रिसरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो क्या आ जाएगा थर्ड, ये आंसर। इसी तरीके से कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, N+2, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 2+ दे रखा है, क्रोमियम 2+ मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ही मतलब 3d4 के अंदर पूछा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4+2 ये आ जाएगा, कितना आएगा 6 चौको 24, 24 √24, √24 का कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं पॉइंट, इसका वैल्यू आएगा आई थिंक 4.90 bm, ये आपको आंसर टिक करना था। निकाला कैसे, क्योंकि फॉर्मूला होता है N+2 रूट, इससे N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं ऐसा। तो देखिए रिएक्शन बिटवीन बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन बोल रहा है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, ये होता है ना, इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड का दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर सिमिलर के अंदर होती है तो एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको क्या आंसर टिक करना था, क्रॉस एल्डोल, क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये एसिटोफिनोन है, दोनों अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड है, रिएक्शन इज नोन एज ए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होगा आपको पूछा नहीं, लेकिन आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सल्फर हैज द OO लिंकेज, 2 सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, बीच में OO, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर H2O8 परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए वैसे भी देख लीजिए यहाँ पे इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 7 हो नहीं सकती, इसका मतलब जरूर क्या है इसके अंदर, परोक्सी लिंकेज। आया बात समझे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हेल्प करता है आपको लिंकेज निकालने में, क्योंकि प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी होती है +6, यहाँ पे कितनी आ रही है +7, इसका मतलब ऑक्सीजन O बॉन्ड से लिंकेज है। इस तरीके से देखिए Which of the following set of molecules will have zero dipole moment, आपको जीरो डाइपोल मोमेंट बताना है। जीरो डाइपोल मोमेंट ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या इस या तो मॉलिक्यूल लीनियर शेप में हो या जिधर भी ट्रायगोनल प्लेनर अगर स्ट्रक्चर है तो तीनों तरफ से सेम एटम जुड़े हुए हों। तो देखिए इसके अंदर तो कभी भी जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो करेंगे भी नहीं। एक कोई भी अलग कर दीजिए, इसमें इसका जीरो होता है, इसका जीरो नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी टिक नहीं कर सकते। इसके अंदर इसका जीरो होता है नहीं, ये भी टिक नहीं कर सकते। इसका जीरो होता है, BF3 क्या होता है, यही तो होता है ट्रायगोनल प्लेनर, जीरो होता है, इधर खींचता है, इधर खींचता है, इधर खींचता है, तीनों डायरेक्शन में इक्वल। BF ये भी लीनियर होता है, इसका भी जीरो। CO2 ये भी लीनियर होता है, इसका भी जीरो। और बेंजीन के ऊपर 1,4 पोजीशन पे Cl ये भी क्या होता है, जीरो। तो ये आंसर टिक करना था। इसी तरीके से देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा ल्यूटेशियम के अंदर, आपको 71 प्रोटॉन दे रखा है, एटम क्या न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा, 71। अब 71 174 मास नंबर है, मास नंबर 175 में से 71 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 104 ये क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूट्रॉन। ऐसा ऑप्शन टिक करना था, 71 प्रोटॉन हो, 104 न्यूट्रॉन हो और 71 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लगा रखा है, मतलब पहले प्रोटॉन बताने हैं 71, फिर न्यूट्रॉन बताने हैं और फिर इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ऐसे न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए मैंने 71 किया। और मास नंबर दिया हुआ तो उससे प्रोटॉन की संख्या घटाने से अपने को क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन। ऐसे कितने इजी क्वेश्चन है। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। ये स्टेटमेंट देखिए CO2 गैस इज यूज्ड फॉर द
as a refrigerant for ice cream and frozen food. CO2 solid, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, वो रेफ्रिजरेंट या मैं बोलूं फ्रोजन आइसक्रीम या फूड को फ्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है, एज ए रेफ्रिजरेंट काम में लिया जाता है CO2 सॉलिड को, लेकिन CO2 गैस को कभी भी काम में नहीं लिया जाता। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ये वर्ड, दिस वर्ड विल हेल्प यू आउट। आया बात समझ? द स्ट्रक्चर ऑफ C6, ये भी गलत है, क्योंकि 12 कभी भी 6 कार्बन रिंग नहीं होती, 12 तो 5 कार्बन रिंग होती हैं, उल्टा दिया गया है। 12 5 कार्बन रिंग होती हैं जिनको बोलते हैं पेंटागन, और 26 कार्बन रिंग होती हैं जिनको बोलते हैं हेक्सागन। ये भी करेक्ट नहीं है। और ये ZSM, ये जियोलाइट है एक, जियोलाइट 5 is a type of zeolite. ZSM is a zeolite. It is used to convert alcohol into gasoline. That is correct. ये एल्कोहल को पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट करता है, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करता है। CO इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। CO कलरलेस और ऑडरलेस गैस है। यस, वो न्यूट्रल है, कलरलेस है, ऑडरलेस है। ये भी करेक्ट है। तो इसके अंदर आपको C और D आंसर टिक करना था, ये भी टिक करना था। उसके बाद ऑप्शन नीचे दिए गए, उसमें C और D ऐसे आंसर को टिक करना था। क्लियर? अब देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटाइनिक डिटर्जेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना आपको, ये याद रखना था। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये आंसर टिक करना था आपको। क्लियर? ऐसे देखिए क्वेश्चन आया है, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B when passed through a aqueous copper solution, deep blue color solution is C is formed. What is the formula of C? From the following. आपको ये कंपाउंड दिया गया है कि बोल रहा है कि यूरिया को जब डिकम्पोज करते हैं, यूरिया क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH2NH2, जब इसको डिकम्पोज करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाने से, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अमोनिया निकलता है। और वैसे भी जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो या तो अमोनिया निकलेगा या फिर क्या होगा, CO2 गैस निकलेगा। तो अमोनिया निकलता है और बनाता है C डबल बॉन्ड OOH NH2, ये बनाता है साथ में। और जब इसको वापस से डिकम्पोज करते हैं तो CO2 बनाता है और NH3 गैस ये बनाता है। तो कहने का मतलब ये अमोनिया इनमें से चारों में से रिएक्शन करता है। और डीप ब्लू कलर बोल रहा है, देखिए दिस विल हेल्प यू आउट। डीप ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर के साथ जब अमोनिया मॉलिक्यूल, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल कॉपर के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है डीप ब्लू कलर। आप बोलेंगे सर ब्लू कलर तो इसका भी होता है, हाँ बिल्कुल, कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी ब्लू कलर होता है, लेकिन डीप ब्लू कलर नहीं होता। वो क्या होता है, लाइट ब्लू होता है। डीप ब्लू, इसको स्विट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं कुछ लोग नहीं, इसका नाम ही होता है स्विट्जर रिएजेंट। डीप ब्लू कलर होता है इसका, ये बात याद रखेंगे हमेशा। इसी तरीके से देखिए एक रिएक्शन दिया गया है, ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था। इसके अंदर बोल रहा है जब 2 क्लोरीन एटम गैसेस फॉर्म में क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के अंदर आपको दिया था कि डेल्टा H का वैल्यू और एंट्रोपी और एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। कहने का मतलब एक Cl दोनों आपस में मिलके क्लोरीन बॉन्ड बनाया, तो इसका एंट्रोपी ज्यादा है, इसका एंट्रोपी ज्यादा। ये एक मॉलिक्यूल है और ये 2 एटम है, ऑफ कोर्स इसका एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है, तो एंट्रोपी भी कम होगा और एंथैल्पी भी कम होगा। आपको ऐसा आंसर टिक करना था, तो करना था कि डेल्टा H विल बी इन नेगेटिव एंड डेल्टा S विल बी इन नेगेटिव। कहने का मतलब आपको क्या आंसर टिक करना था, डेल्टा H जहां पे नेगेटिव में आए और डेल्टा S भी नेगेटिव में है। 0 से कम वाला टिक करना था, 0 से ज्यादा का नहीं। तो ऐसे ऑप्शन थे उसमें, 0 से कम के और 0 से ज्यादा के। आपको आंसर क्या टिक करना था, ऐसा आंसर टिक करना था जिस ऑप्शन में दिया था डेल्टा H इज और डेल्टा S
ये आंसर टिक करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए आपको मेटलर्जी से एक क्वेश्चन दिया गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। 4 स्टेटमेंट क्या क्या थे? रफ्ड आयरन इज द इम्प्योर फॉर्म विद 4% ऑफ कार्बन। सेकंड ऑप्शन दिया गया था आपको करेक्ट, ये करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? रफ्ड आयरन कार्बन की, आयरन की प्योर फॉर्म होती है। प्योर में भी मैं बोलूं प्योरेस्ट फॉर्म होती है। पिग आयरन और कास्ट आयरन जो होती हैं वो इम्प्योर होती हैं। ये ऑप्शन तो आप टिक ही नहीं कर सकते करेक्ट में। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2। नो, वो SO2 की वजह से होती है, CO2 की वजह से कभी नहीं होती। फफोलेदार जिसको कॉपर बोलते हैं वो SO2 की वजह से होते हैं। SO2 गैस निकलने से फफोले निकल जाते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर द निकल बाय वन आर्कल मेथड। नो, बाय मॉन्ड प्रोसेस मेथड। मॉन्ड प्रोसेस तो ये भी करेक्ट नहीं है। पिग आयरन कैन बी मोल्टेड इनटू द वैरायटी ऑफ शेप्स। यस, पिग आयरन से ही सारे स्टील्स और ये सब बनाए जाते हैं। हालांकि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन नहीं होती है। रफ्ड आयरन प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया गया है, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है और उसके अंदर बोला है Q का क्या वैल्यू होगा, वर्क का क्या होगा और टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए आइडियाबेटिक कंडीशन के अंदर आइडियल गैस का जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क भी 0 होता है, हीट भी 0 एक्सचेंज होती है और टेम्परेचर भी क्या होता है? 0 होता है। ये तीनों की तीनों कंडीशंस को अपन क्या मानते हैं? 0 के इक्वल मानते हैं। ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए हमेशा कंडीशन क्या होती है? ये होती है Q इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0 एंड टेम्परेचर इक्वल टू 0। ऐसा एस ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन दिया गया है, HCl was passed through a solution of a calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Which of the following compound crystallized? देखिए NaCl अगर तीनों कंपाउंड डाल दिए जाएं वाटर के अंदर तो सबसे पहले NaCl क्रिस्टलाइज होता है। ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब HCl गैस पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन के इनके अंदर से NaCl क्रिस्टलाइज जल्दी होता है और ओनली ये क्रिस्टलाइज होता है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ सोडियम। तो इसके अंदर आपको टिक करना था ओनली NaCl आंसर। इसी तरीके से व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? -4। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या कम, इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव -4 और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। तो आपको टिक क्या करना था? -4 टू +4, ये आंसर टिक करना था। आया बात समझ? ऐसे एल्किल हैलाइड से एक क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। एक टोलुइन दिया गया है, टोलुइन की रिएक्शन, टोलुइन के ऊपर क्लोरीनेशन रिएक्शन दिया गया है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको वाटर के साथ रिएक्शन करके बेंजील्डिहाइड दिया है। बोल रहा है बेंजील्डिहाइड कौन से इनमें से इंटरमीडिएट लिया जाए कि ये बेंजील्डिहाइड प्रोड्यूस करे। देखिए मैं अगर क्लोरीनेशन रिएक्शन करवाता हूं तो टोलुइन के ऊपर जब भी क्लोरीनेशन करवाता हूं CH3 के ऊपर तो क्लोरीनेशन का अब मुझे 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट तो दिया नहीं गया। मैं क्लोरीनेशन का ये प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ CH2Cl, मैं यहाँ पे CH2Cl भी लगा सकता हूँ, मैं तीनों के तीनों Cl भी लगा सकता हूँ। मतलब टोलुइन लिख के इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ और अकेला क्लोरीनेशन वो तो ये तो ऑप्शन में कर ही नहीं सकते क्योंकि CH3 कैसे हटाएंगे। इन तीनों के अंदर दिमाग में आता है, लेकिन बेंजील्डिहाइड आपको हेल्प करता है। बेंजील्डिहाइड क्या हेल्प करता है कि आप कभी भी ये टिक नहीं कर सकते। क्यों टिक नहीं कर सकते? क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस होता है तो तीनों क्लोरीन 3 OH जोड़ देंगे, मतलब वाटर क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इसको जब 3 क्लोरीन को 3 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करेंगे
OH 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 और ये H2O मॉलिक्यूल निकल के ये तो एसिड जनरेट करता है, जबकि आपको बेंजल्डिहाइड निकालना है, एसिड थोड़ी निकालना है। तो इसका मतलब ये टिक करने से तो क्या होता है, यहाँ एसिड होता तो ये टिक करता, ये भी नहीं कर सकता, और ये होता तो मैं क्या बनाऊंगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके OH, ये भी मुझे नहीं पूछा, ये भी टिक नहीं कर सकता, ये भी बचा क्या ये, और ऑफ कोर्स 2 OH में से एक H2 निकलते ही बेंजल्डिहाइड बनेगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये इतना ज्यादा पढ़ लिया, ये तो अब ऐसा लगते हैं कि क्या पूछ लिया, आया बात समझे। इसी तरीके से देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी नो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नो, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमेशा पेपर की जो क्रोमेटोग्राफी होती है, जहां पेपर काम में लिया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ पेपर इज यूज्ड, उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आया। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है अलग, एक एल्यूमिनियम कोटेड सिलिका जेल होती है, वो उसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, लेबोरेटरीज के अंदर यूज आती है। तो इस तरीके स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन टिक करने थे। आया बात समझे। ये पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया है विद लॉजिक। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, इजी पेपर था, इस साल कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगा रेदर देन लास्ट ईयर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दैट यू एवरीबडी विल गेट द सक्सेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।